नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 28 नवंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स की, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह एडिटोरियल पेज से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस से है। यह जो हमारी खबर है यह मुख्य रूप से आप भूख से संबंधित मुद्दों से भी जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें गरीबी और भूख से संबंधित जो मुद्दे हैं वह भी जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय का भाग है। इसके तहत इसको पॉलिटी के सेक्शन के तहत भी पूछा जा सकता है। मूल रूप से यह संबंधित है भारत में हाल के समय में आई हुई विविध रिपोर्टों के संदर्भ में, जिसके माध्यम से यह बताया गया है कि किस प्रकार से भारत में जो कुपोषण की समस्या है वह काफ़ी भीषण होती दिखाई दे रही है और साथ ही साथ जो खाद्य असुरक्षा जैसी स्थितियां हैं वह किस प्रकार से विद्यमान हैं। विशेष रूप से कोविड-19 के दौर के बाद जिस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ी है, जिस तरीके से जो अर्थव्यवस्था की स्थिति वह खराब हुई है, उसके मद्देनज़र यह जो समस्या है कुपोषण और खाद्य असुरक्षा की वह और भी गंभीर हो जाती है, जिसको निवारित किए जाने के संदर्भ में बहुत सारे इनिशिएटिव हमें लेने होंगे। तो मुख्य रूप से भारत में कुपोषण और खाद्य असुरक्षा की समस्या को दूर करने के संदर्भ में हमें किन किन उपायों को करना चाहिए, इसके संदर्भ में यह एडिटोरियल है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि भारत में विविध आंकड़ों से साबित हो रहा है कि भारत में कुपोषण और खाद्य असुरक्षा की स्थिति बढ़ रही है। कुपोषण की चर्चा हमने कुछ दिन पहले भी की थी, जिसके तहत हमने ये देखा था कि एक ओर तो जो भारत के बच्चे हैं उनमें उनकी आयु के अनुसार जो उनकी जो ऊंचाई होती है वह नहीं बढ़ पाती, दूसरी तरफ उनका जो उम्र के अनुसार जो उनका वज़न होना चाहिए या फिर ऊंचाई के अनुसार जो उनका वज़न होना चाहिए वह भी नहीं देखा जा रहा, और साथ ही साथ बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की समस्या भी देखने को मिल रही है। इसके तहत हम पिछले कुछ दिनों से इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ हाल के कुछ आंकड़े बताते हैं कि भारत में खाद्य असुरक्षा की स्थिति भी देखी जा रही है, जिसमें जो व्यक्ति है उसको यह सुनिश्चित नहीं है कि उसको शाम का भोजन या आने वाले दिनों में भोजन प्राप्त होगा अथवा नहीं। इसके तहत यह भी देखा जा रहा है कि जो खाद्य की पूर्ति हो रही है वह पूर्ण रूप से पोषक से युक्त नहीं है, जिसके चलते जो गुणवत्तापूर्ण आहार प्राप्त होना चाहिए था उसकी भी प्राप्ति संभव नहीं हो पा रही है। और विश्व में वर्तमान में दो प्रमुख वैश्विक रिपोर्ट्स अभी आई हैं, दो महत्वपूर्ण ग्लोबल रिपोर्ट्स अभी आई हैं, इसके माध्यम से भी इनकी पुष्टि होती है। तो कौन कौन सी वो रिपोर्ट्स हैं? एक रिपोर्ट है खाद्य और कृषि संगठन की अभी हाल में ही एक रिपोर्ट आई है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है सोफी रिपोर्ट, और इसको फुल फॉर्म कहा जाता है स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट में सोफी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट 2020 की हंगर रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है, जिसका नाम है बेटर न्यूट्रिशन बेटर टुमारो रिपोर्ट। अब इनके आधार पर भारत में मुख्य रूप से कुपोषण की विद्यमानता, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नॉरिशमेंट, और मध्यम और अत्यंत गंभीर खाद्य असुरक्षा की विद्यमानता पर प्रकाश डाला गया है। प्रिवेलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी, यह दोनों तरीके की जो समस्याएं हैं वो भारत में वर्तमान में दिखाई दे रही हैं, जिसमें यह माना जा रहा है कि भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित राष्ट्रों में शामिल होने की ओर आगे बढ़ गया है,
जिसमें दक्षिण एशिया में ही हम ये देख रहे हैं कि दक्षिण एशिया के सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या भी भारत जैसे राष्ट्रों में विद्यमान है। अगर हम बात करें प्रिवलेंस ऑफ अंडर नॉरिशमेंट की, यानी कुपोषण की विद्यमानता की, तो इससे तात्पर्य ऐसे लोगों से होता है, या आप कह सकते हैं इसके तहत ऐसे लोगों की का अंकन किया जाता है प्रतिशतता के माध्यम से जो दैनिक रूप से आवश्यक ऊर्जा आवश्यकता के अनुपात में कम कैलोरी प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक औसत मनुष्य को एक दिन में 2400 कैलोरी की आवश्यकता है, और अगर उसको उस 2400 कैलोरी की पूर्ति भोजन के माध्यम से नहीं हो पाती है, उसको इतना भोजन ही प्राप्त नहीं हो पाता है कि उसको 2400 कैलोरी की प्राप्ति हो सके, तो इसे प्रिवलेंस ऑफ अंडर नॉरिशमेंट के तहत माना जाएगा। इसी प्रकार से जो प्रिवलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी यानी खाद्य असुरक्षा है, उसके माध्यम से ऐसे लोगों की प्रतिशतता पर प्रकाश पड़ता है जो गंभीर प्रकार की खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं। इसको आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा एक ग्रीन कलर के पैमाने से आप देख सकते हैं। इसके तहत खाद्य सुरक्षा में किसी भी व्यक्ति की जो खाद्य तक पहुंच होती है वह एक तो पर्याप्त होती है और दूसरी गुणवत्तापूर्ण भी होती है, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही लेवल्स पे उसको अच्छा भोजन प्राप्त होता है। अब अगर उसको पर्याप्त खाना ना मिले, जो खाना मिले वो गुणवत्तापूर्ण ना हो, तो इससे खाद्य असुरक्षा का जनन होता है। और यह जो खाद्य असुरक्षा है यह दो प्रकार की हो सकती है। एक खाद्य असुरक्षा होती है मध्यम प्रकार की खाद्य असुरक्षा, और मध्यम प्रकार की खाद्य असुरक्षा के तहत यह व्यक्ति को निश्चित नहीं होता कि उसको जो भोजन मिलेगा वह आगे आने वाले समय में मिलेगा अथवा नहीं। यानी जब व्यक्ति को भोजन की प्राप्ति के संबंध में अनिश्चितता का सामना करना पड़े, और साथ ही साथ जो उस व्यक्ति को जो भोजन प्राप्त हो वह गुणवत्तापूर्ण भी ना हो, तो ऐसी स्थिति से मध्यम प्रकार की खाद्य असुरक्षा का जन्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को यह सुनिश्चित नहीं होगा कि जो भोजन वो अभी कर रहा है क्या आने वाले समय में उसको भोजन मिलेगा। दूसरी बात, जो उसको भोजन प्राप्त हो रहा है उसकी गुणवत्ता को लेकर भी संदेह व्यक्त किया जा सकता है। और अगर यही मध्यम प्रकार की खाद्य असुरक्षा और ज़्यादा गंभीर हो जाए, जिसमें व्यक्ति को जो भोजन है वह ना प्राप्त हो, यानी भोजन प्राप्त ही ना हो, जिसके चलते व्यक्ति को भोजन या तो समाप्त हो जाए, व्यक्ति के पास विद्यमान भोजन या तो समाप्त हो जाए, या दूसरी तरफ एक दिन या कई दिन उसे बिना भोजन प्राप्त किए, बिना भोजन खाए गुजारना पड़े, तो ऐसी स्थिति कहलाती है सीवियर प्रकार की, गंभीर प्रकार की खाद्य असुरक्षा। यानी व्यक्ति को भोजन नहीं मिल रहा और उसको कई दिन हो सकता है कि भूख में ही गुजारने पड़े। तो इस प्रकार की जो खाद्य असुरक्षा है, जो इस प्रकार की आप कह सकते हैं कि भोजन की पर्याप्तता और गुणवत्ता से संबंधित जो मुद्दे हैं वह सुनिश्चित किए जाने, उनको सॉल्व किया जाना, उनका समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका जुड़ाव एसडीजी लक्ष्यों से भी है, और मुख्य रूप से जो हमारे सतत विकास लक्ष्य 2.1 है उसमें इसको बताया गया है। तो खाद्य असुरक्षा जो है उसको ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है, जिसके तहत व्यक्ति के पास हो सकता है कि इतना पर्याप्त धन ना हो कि वो इसके माध्यम से अपने भोजन को खरीद सके। हो सकता है उस व्यक्ति के पास गुणवत्तापूर्ण भोजन के विषय में अधिक जानकारी ना हो। यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को
भोजन की अनिश्चितता के चलते भी खाना छोड़ना पड़े। तो यह कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा खाद्य असुरक्षा के संदर्भ में। अगर हम इसको कुछ आंकड़ों के माध्यम से और विशेष रूप से जो हमारे पड़ोसी देश आदि हैं उनसे तुलना के माध्यम से हम जानें तो हम ये पाएंगे कि भारत ने 2011-12 और इस काल में गरीबी में कमी करने में सफलता अवश्य प्राप्त की है, लेकिन उस अनुपात में हम कुपोषण को दूर नहीं कर पाए हैं। यह हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब गरीबी और कुपोषण को दूर करने के संदर्भ में यदि हम दूसरे देशों से अपनी तुलना करें तो हम पाएंगे कि जो हमारे पड़ोसी दूसरे देश हैं उन्होंने गरीबी तो कम की ही है, साथ ही साथ कुपोषण को दूर करने के संदर्भ में भी उन्हें हमसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है। जैसे कि 2001 से 2018 की अवधि में भारत ने कुपोषण में लगभग 24.7% की गिरावट हासिल की, लेकिन इसकी तुलना में चीन ने यह गिरावट देखी गई 76.4%, नेपाल में 74%, पाकिस्तान में 40% और अफगानिस्तान में 37.4%। यहाँ तक कि युद्ध से प्रभावित अफगानिस्तान भी इस संदर्भ में हमसे बेहतर कार्य कर रहा है और यह भारत की एक बेहतर स्थिति को नहीं दिखाता है। इसी प्रकार से खाद्य असुरक्षा अनुभव स्केल सर्वे के संदर्भ में भी भारत की स्थिति नहीं है अच्छी। इसमें लोगों से ये प्रश्न पूछा जाता है कि उनको भोजन मिला अथवा नहीं, और यदि उनको भोजन मिला तो उनको भोजन किस प्रकार का मिला था। तो इसको जो है एक सर्वे के माध्यम से पूरी दुनिया में किया जाता है और इसके माध्यम से कोशिश की जाती है कि दुनिया की 90% जनसंख्या को इसके माध्यम से कवर किया जा सके। भारत में यह जो सर्वे है जिसको कहा जाता है फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल सर्वे, इसको करने की भारत में अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि विशेषज्ञ स्वतंत्र आकलनों के अनुसार यह अनुमान लगा रहे हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा असुरक्षा में तीव्रता से बदलती जा रही है, जिसमें 2014 से 2016 के बीच भारत की लगभग 29% यानी लगभग एक तिहाई जनसंख्या खाद्य असुरक्षित थी। यह संख्या बढ़कर अब लगभग एक तिहाई हो चुकी है, लगभग 33% हो गई है और संख्या के आधार पर यह लगभग 45 करोड़ कही जा सकती है। यानी भारत की 45 करोड़ जो जनसंख्या है उसको खाद्य की उपलब्धता और गुणवत्ता के संदर्भ में किसी न किसी प्रकार की शंका विद्यमान है, जो गंभीर चिंता का विषय है। अब यही कारण है कि इसको दूर किए जाने के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत को व्यक्त किया है। जैसे कि 2013 में जो हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पारित किया और इसके माध्यम से हमने देश की लगभग 75% जनसंख्या को सस्ती दरों पर गेहूं और चावल आदि प्रदान करने का जो हमने विधिक रूप प्रदान किया है, उस विधिक दायरे में लोगों का कहना है कि इसमें हमें दाल आदि को भी शामिल करना होगा। साथ ही साथ जो वर्तमान में हम 75% जनसंख्या की बात कर रहे हैं उसके दायरे को भी हमें बढ़ाना होगा, जिसके तहत न केवल हमें प्रति व्यक्ति खाद्य उपभोग को बढ़ाने की ज़रूरत है, साथ ही साथ उपभोग उपलब्धता के साथ ही खाद्यान्न की गुणवत्ता को भी बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। इसके तहत हमें पीडीएस का सार्वत्रिकरण यूनिवर्सलाइजेशन करना होगा, जिसमें ऑन डिमांड फूड की उपलब्धता हमें सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही साथ जो पीडीएस में जो कमियां हैं उन कमियों को भी दूर करने के लिए प्रयासों को किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें भ्रष्टाचार को दूर किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कम्युनिटी किचन्स आदि भी स्थापित किए जाने चाहिए ताकि लोगों को पका हुआ भोजन
कम दरों पर प्राप्त हो सके। तो ये कुछ ऐसे काम हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें करनी होंगी। विशेष रूप से जो इस साल का 2020 का जो नोबेल शांति प्राइज़ है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है और वो इस बात को स्थापित करता है कि दुनिया के साथ ही भारत में भी खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की समस्या के निवारण के लिए हमें कार्य करना होगा। तो खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के संदर्भ में ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल कर लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में हेल्थ से है। इसको आप सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी जोड़ के देख सकते हैं। मुख्य रूप से यह संबंधित है हाल में किए जाने वाले वैक्सीन के विकास से, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा जो वैक्सीन विकसित की जा रही है उसके संदर्भ में कुछ हालिया परिणाम देखे गए हैं। तो जो वैक्सीन विकसित की जा रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के माध्यम से, उसके संदर्भ में कुछ सफलताएं प्राप्त हुई हैं। हालांकि यह जो सफलताएं हैं वो 100% सफलता नहीं है। इसके संदर्भ में कुछ कमियां भी देखी जा रही हैं और ये कमी क्या है, तो कमी यह देखी गई कि जब इसका ट्रायल किया जा रहा है तो जिन स्वयंसेवकों को चुना गया इसके ट्रायल किए जाने के संदर्भ में, उनको वैक्सीन की फुल डोज नहीं दी गई। यानी अगर उनको मान लीजिए वैक्सीन की 2 डोज दी जानी चाहिए थी तो उनको 2 डोज ना देके 1 डोज यानी हाफ डोज ही दी गई। और हाफ डोज क्यों दी गई, तो हाफ डोज इसलिए दी गई कि वो जो व्यक्ति थे वो कम उम्र के व्यक्ति थे और चूंकि वो कम उम्र के व्यक्ति थे इसलिए उनको वैक्सीन की हाफ डोज दिए जाने के माध्यम से ही उनके शरीर में विद्यमान जो प्रतिरक्षा तंत्र था वह प्रतिरक्षा तंत्र कम डोज दिए जाने के बावजूद उस कोरोना वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करने में संभव हो गया और इसके माध्यम से वह शरीर कोरोना वायरस से लड़ने में सफल रहा। अब वैक्सीन के इस कार्य के तहत मुख्य रूप से जो वायरस की जो कमज़ोर प्रजाति होती है, जो वायरस का जो कमज़ोर रूप होता है, उसको वैक्सीन के रूप में हमारे शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है और उस वैक्सीन के माध्यम से जो वायरस हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है उसके विरुद्ध हम क्या करते हैं, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वह उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी प्रेरित कर लेता है। और जब वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में विद्यमान एक बार हो जाती है तो भविष्य में कभी भी हमारा शरीर उस वायरस से ग्रस्त होगा तो उस शरीर में बन चुकी एंटीबॉडी उससे लड़ पाने में सक्षम हो जाती है। तो वॉलंटियर्स को वैक्सीन की फुल डोज नहीं दी गई, हालांकि फिर भी उन्होंने सफलता प्राप्त की कोरोना वायरस से लड़ने में। लेकिन इसके संदर्भ में आलोचकों का कहना है कि भले ही हमने कम उम्र के व्यक्तियों को फुल डोज नहीं दी और वो इससे सरवाइव कर गए क्योंकि उनका प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अगर 55 प्लस के व्यक्तियों को इस तरीके की डोज दी जाएगी जिसका पूरी तरीके से परीक्षण नहीं हुआ तो वृद्ध व्यक्तियों को इस वैक्सीन को दिए जाने की स्थिति में क्या पूरी तरीके से वो वैक्सीन प्रभावी हो सकेगी, यह देखने की बात होगी। इसके विषय में हम स्पष्ट रूप से कुछ कह सकते नहीं। अब इसके संदर्भ में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान कोविड-19 के दौर में एक टाइम पे एक आप कह सकते हैं युद्ध स्तर पे समयबद्ध रूप से वैक्सीन को तैयार करने की व्यवस्था हमारे समक्ष है। इसके चलते बहुत सारी कंपनियां शॉर्टकट्स आदि भी अपना रही हैं,
लेकिन हमें इसके संदर्भ में अनेक सावधानियों को भी बरतना होगा। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन तैयार की जाएगी वो दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक साबित होने जा रही है, और यह कार्यक्रम स्थायी रूप से सफल हो सके इसके लिए हमें पर्याप्त सुरक्षा उपायों को भी स्थापित करना होगा। तो यह जो आर्टिकल है मुख्य रूप से वैक्सीन के निर्माण के साथ ही उसकी प्रभावकारिता, उसकी सुरक्षा उपायों को भी बेहतर किए जाने पर बल देता है। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। अगली जो हमारी खबर है वो फ्रंट पेज से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से है। इसके साथ ही इसके समक्ष दो और आर्टिकल हैं जो बिजनेस पेज नंबर 14 से लिए गए हैं, और ये जो तीनों जो आर्टिकल हैं उन तीनों को हम मिला के डिस्कस करने वाले हैं, जो मुख्य रूप से संबंधित हैं अभी हाल ही में आए हुए कुछ नए आंकड़ों से, जिसमें मुख्य रूप से जीडीपी के 2020-2021 का जो हमारा वित्तीय वर्ष है उस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के रिजल्ट आ गए हैं कि हमारी जीडीपी दूसरी तिमाही में कितनी वृद्धि की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो नवीन वित्तीय वर्ष है वह अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुआ, और अप्रैल, मई और जून ये हो गई हमारी पहली तिमाही, यानी इसे कहते हैं क्वार्टर 1। उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर ये हो गया हमारा क्वार्टर 2, सेकंड तिमाही, सेकंड क्वार्टर, और इसके जो हैं जीडीपी संबंधी आंकड़े आ गए हैं। जैसा कि आपको पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था कि पहली तिमाही में हमारी जो जीडीपी थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, वो संकुचित हुई है लगभग -24%। अब जो दूसरी तिमाही के जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि जो पिछली तिमाही में जो कॉन्ट्रैक्शन, जो संकुचन देखा गया था उसकी तुलना में हमारी जो स्थिति है वो इस बार बेहतर हुई है, और इस बार मात्र 7.5% ही कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन देखा गया है। तो पिछली तिमाही की तुलना में जो हमारा संकुचन है वो कम आया है, लेकिन इसके संदर्भ में हमें कुछ और भी सावधानियां रखनी होंगी। क्यों? क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो खतरा है वो अभी तक पूरी तरीके से टला नहीं है, और यदि कोरोना वायरस की दूसरी या तीसरी लहर भारत में देखने को मिलती है, विशेष रूप से जाड़ों आदि के मौसम में, तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। यही कारण है कि जीडीपी संबंधी जो आंकड़े हैं, या फिर जो कोर सेक्टर के आंकड़े हैं, या फिर भारत में जो राजस्व, राजकोषीय घाटे संबंधी जो आंकड़े हैं उनको हमें ध्यान से रखने की ज़रूरत है और इसी के अनुसार कार्य किए जाने की ज़रूरत है। तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि भारत की जीडीपी के संदर्भ में जो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से 2020-21 की जो हमारी दूसरी तिमाही है उसमें भारतीय जीडीपी पिछली जीडीपी की तुलना में, पिछले तिमाही की तुलना में कुछ अच्छा की है, जिसमें पहली तिमाही में हमने लगभग 24% संकुचन देखा था। अब ये संकुचन घट के 7.5% ही हो गया है। तब दो लगातार तिमाहियों में चूंकि नकारात्मक समृद्धि देखी गई है, तो टेक्निकली यह कहा जा रहा है कि अब भारत एक रिसेशन के दौर में है, एक तकनीकी मंदी के दौर में है, जिसमें हम लगातार 2 तिमाहियों में नकारात्मक समृद्धि देख रहे हैं। यानी 6 महीने से हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो गिर रही है। अब अगर दूसरे आंकड़ों के बारे में बात करें, अगर हम दूसरे अनुमानों के बारे में बात करें, तो जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, रेटिंग एजेंसीज और आरबीआई आदि ने जो अनुमान लगाए थे उससे कहीं बेहतर हमारे आंकड़े आए हैं, जो एक आशा का विषय है। जैसे कि अधिकांश विद्वान ये अनुमान लगा रहे थे कि हमारी जो जीडीपी है वो 10% तक संकुचित हो जाएगी। आरबीआई ने भी इसके संदर्भ में 8.6% की आशंका जाहिर की थी। हालांकि 10 और 8 की तुलना में हमारी जीडीपी 7.5% ही संकुचित हुई है, जो एक अच्छी बात कही जा सकती है। अब
इसमें अगर हम सेक्टर्स की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, तो पिछली तिमाही के समान ही जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। और इस तिमाही में भी पिछली तिमाही के समान कृषि क्षेत्र में 3.4% की सकारात्मक समृद्धि देखी गई है। दूसरी तरफ जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है उसमें भी 0.6% की पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। और यह भी पिछली तिमाही की तुलना में काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जो विनिर्माण क्षेत्र था उसमें पिछली तिमाही में लगभग आप कह सकते हैं कि 40% की गिरावट देखी गई थी। अब इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि कुछ और भी क्षेत्र हैं जिसमें कुछ हमारी पॉजिटिव ग्रोथ आई है, जिसमें बिजली, गैस और दूसरी यूटिलिटी सेवाओं में 4.4% की सकारात्मक समृद्धि देखी गई है, जो पिछले जो हमारा Q1 था उससे बेहतर है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हम लगातार नकारात्मक वृद्धि देख रहे हैं, जिसमें माइनिंग, रिटेल ट्रेड, होटल, कंस्ट्रक्शन आदि क्षेत्र शामिल हैं। तो इस प्रकार के जो मिक्स्ड सिग्नल आ रहे हैं उसके मद्देनज़र आंकड़ों को हमें सावधानी पूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। और भविष्य में जो हमारी ग्रोथ होगी वह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत में जो कोरोना वायरस का प्रकोप है वह किस तरफ जाता है, क्या इसमें वृद्धि होती है या धीरे धीरे ये कम होगा। इसके संदर्भ में सरकारों को काम करने की ज़रूरत है। अब हमारी ये जो रिकवरी है, हमारी ये जो आप कह सकते हैं ग्रोथ है, वो एक प्रकार की वी शेप्ड ग्रोथ है। वी शेप्ड ग्रोथ में यह देखा जाता है कि कोई जो अर्थव्यवस्था होती है वो एकाएक नीचे गिरती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरती है उसी अनुपात में उसमें वृद्धि भी देखी जाती है। और इस प्रकार से जो वक्र का निर्माण होता है वो एक वी शेप का वक्र होता है। और मंदी के दृष्टिकोण में इस प्रकार की जो आप कह सकते हैं ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। हालांकि भविष्य में भी हमें इस प्रकार की अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसको लेकर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे जो आकलन हैं वो ये बताते हैं कि हमारा पूरा 2020 और 21 का जो काल है वो ज़ीरो टेरिटरी में रह सकता है, जिसमें हमारी जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो नियर ज़ीरो हो सकती है। अब इसमें बहुत सारे औद्योगिक आंकड़े वगैरह यह बताते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में सुधार भले ही देखा जा रहा हो, लेकिन हमें आने वाले समय में और भी काम करने की ज़रूरत होगी। इसके तहत न केवल हमें उपभोग मांग को बढ़ाना होगा, बल्कि राजस्व को भी बढ़ाने के लिए काम करना होगा। तो वी आकार की रिकवरी के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें किस प्रकार से एक सकारात्मक की बजाय नकारात्मक ग्रोथ देखी जाती है। हालांकि बाद में जो है अर्थव्यवस्था ऊपर उठती है और इस प्रकार से एक वी आकार की आकृति बनती है, जो मंदी की स्थिति में एक बेहतर और सकारात्मक वृद्धि को दिखाती है। अब अगर हम बात करें दूसरे सेक्टर्स की, तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, जिसमें पेट्रोलियम, रिफाइनरी और दूसरे क्षेत्र शामिल हैं, उन 8 कोर सेक्टरों में अक्टूबर माह में 2.5% की गिरावट आई है। अब जो पिछले महीने का जो आंकड़ा था, सितंबर का आंकड़ा, वो 0.1% की गिरावट बता रहा था। अब इससे फिर से नीचे हम गिरे हैं, तो ये चिंता का विषय है, जिसमें मुख्य रूप से स्टील आदि क्षेत्रों में गिरावट देखी गई है, जो लगभग 18% तक है। इसमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, प्राकृतिक गैस आदि सेक्टर्स में भी गिरावट देखी गई है, जिसको सुधारने के लिए हमें काम करना होगा। इसी के अनुपात में जो केंद्र सरकार का जो राजकोषीय घाटा है, जिसको हमने निश्चित करने के लिए, जिसको हमने कम करने के लिए लक्ष्य रखा था, अब वो जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया है। और वर्तमान में जो हमने बजट में निर्धारित किया था घाटा का लक्ष्य, वह बढ़ गया है और वर्तमान में ये 120% तक हो गया है। अगर अंकों के दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा लगभग आप कह सकते हैं कि 9.5 लाख करोड़ तक
पहुंच गया है और मुख्य रूप से इसका कारक यह है कि सरकार ने जितनी राजस्व का अनुमान लगाया था, जितना उन्हें रेवेन्यू मिलने वाला था, वह लॉकडाउन जैसी गतिविधियों के चलते नहीं मिल पाया, जिसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि न केवल हम उपभोग को बढ़ाएं बल्कि राजस्व को बढ़ाने के लिए भी काम करें। अब यहाँ से एक प्रश्न ये उठ जाता है कि जो जीडीपी है उसी के आंकड़ों को इतना महत्व हम क्यों मानते हैं। तो अगर जीडीपी के बारे में बात करें तो जीडीपी किसी भी एक साल में, किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ष जैसे कि 2020-21, तो इस साल में देश में पैदा होने वाली सभी वस्तुओं या सामानों और सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य को आंकता है। यानी अगर मान लीजिए हमने 100 रुपए का सामान बनाया और 100 रुपए की सेवा पैदा की, तो कुल मिला के हमारा उत्पादन हुआ 200 और देश की सीमा के भीतर इसको जीडीपी के रूप में आंका जाएगा। अब इसके तहत जो सरकारी संस्थाएं वगैरह हैं वो निरंतर जो है आकलन करती रहती हैं कि जीडीपी में क्या वृद्धि हुई, क्या घाटा हुआ। मूल रूप से इसमें हर 3 महीने के संदर्भ में आंकड़े जाहिर किए जाते हैं और इसके माध्यम से कोशिश ये की जाती है कि वस्तु और सेवाओं की जो मात्रा जो पैदा हुई उसको जो है हम जो है ज्ञात कर सकें, जिसमें अगर डेटा में नेगेटिव ग्रोथ देखी जाएगी तो वो एक सुस्ती या मंदी को दिखाएगा और अगर उसमें पॉजिटिव ग्रोथ होगी तो उसमें वो विकास को दिखाएगा। अब इसके तहत भारत में जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय है, उसके द्वारा एक साल में आप कह सकते हैं 3-3 महीनों के 4 बार यानी 4 बार जो है जीडीपी का आकलन किया जाता है। यानी हर 3 महीने बाद इससे संबंधित आंकड़े आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2020-21 की जो हमारा जो वित्तीय वर्ष है उसमें अप्रैल, मई और जून ये प्रथम तिमाही थी, जिसमें लगभग 24% की गिरावट आई। फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने में अब 7.5% की गिरावट देखी गई है। अब इसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आएंगे और फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च। इस तरीके से जो है आंकड़े जारी किए जाते हैं और इसके माध्यम से ये देखा जाता है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो आगे बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगी तब तक हमारी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से ही लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए यह ज़रूरी है कि देश की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर उत्पादन किया जाए ताकि लोगों को निरंतर रोजगार मिलता रहे। तो अगर हमने यह आंकड़े भी पढ़े हैं कि रोजगार निरंतर गिर रहा है तो उसमें हमें यह भी समझना होगा कि लोगों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर वह अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, उनके हाथ में पैसा नहीं होगा, इससे वो मांग भी उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, जिससे अंततः जीडीपी और गिरेगी। तो इसके संदर्भ में हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें मंदी की, टेक्निकल रिसेशन जिसे कहते हैं, तो इसका अर्थ एक ऐसी स्थिति से होता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाही तक संकुचन देखा जाए, जैसे कि अभी देखा गया कि 24% और 7.5%। अब इसके तहत किसी भी अर्थव्यवस्था में एक बिजनेस साइकिल देखी जाती है। बिजनेस साइकिल के तहत एक बूम का पीरियड होता है और फिर जो है रिसेशन का पीरियड आता है, फिर बूम का पीरियड आता है। इस तरीके से एक चक्र चलता रहता है जिसमें बूम रिसेशन यह एक बिजनेस साइकिल के रूप में देखा जाता है। लेकिन यह बिजनेस साइकिल तब बाधित हो जाती है जब बूम के बाद रिसेशन का समय आए और यह जो रिसेशन का समय है वह ड्रैग कर जाए, यह जो रिसेशन का समय है यह लंबा खिंच जाए और अगर ये 2 तिमाही तक लगातार खिंचा जाता है तो इसे तकनीकी रूप से मंदी कहा जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी की स्थिति कब आती है, यह कितनी तिमाही में गणना किया जाए, इसको लेकर जो अर्थशास्त्री आदि हैं उनमें सहमति का अभाव है, सर्वसहमति नहीं मिलती। यही कारण है कि इसमें जब हम मंदी की बात करते हैं, जब हम रिसेशन की बात करते हैं तो इसमें 2 तिमाहियों की अवस्था में इसे तकनीकी मंदी के नाम से संबोधित किया जाने
लगता है। और चूंकि जीडीपी में मूल रूप से वस्तुओं और सेवाओं के ही उत्पादन की गणना की जाती है, यही कारण है कि बहुत सारे जानकार यह भी कहते हैं कि अगर हमें किसी देश में आर्थिक विकास और समृद्धि के संदर्भ में आकलन को बेहतर करना है तो इसके संदर्भ में कुछ दूसरे मानकों को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे कि हमें बेरोजगारी के मामले में बेरोजगारी के संदर्भ में आंकड़े देखने चाहिए, जो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन है उसके संदर्भ में भी कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं। अब इसके तहत सामान्यतः ये देखा जाता है कि बिजनेस साइकिल के तहत 1 तिमाही 2 तिमाही आदि के बाद हम एक पॉजिटिव टेरिटरी की ग्रोथ को देखते हैं, लेकिन यदि यह मंदी की अवस्था 1 साल या इसके ज़्यादा चली जाए तो इसे अवसाद या महामंदी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो है इस तरीके की जो स्थिति है वह बेहद कम देखी गई है, जिसमें आखिरी बार अमेरिका में 1930s में इस तरीके की डिप्रेशन की स्थिति आई थी। अब अगर इस तरीके की स्थिति से हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाना है तो निश्चित रूप से हमें महामारी का जो प्रयास है, महामारी का जो प्रसार है, उसको जो है हमें रोकना होगा। तो महामारी के प्रसार को रोकने के साथ ही अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाया जा सके, उपभोग को बढ़ाया जा सके, इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वह भी फ्रंट पेज से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है अभी हाल में ही अर्नब गोस्वामी को बेल दिए जाने से, और बेल जब से उनको मिली उसके बाद से बेल का जो मामला है, जमानत का जो मामला है, वो काफ़ी चर्चा में आ गया है। तो इसमें क्या मामला है देख लेते हैं। तो अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सामान्य लोग हैं उनको भी जो है समयबद्ध रूप से जमानत मिलनी चाहिए, जैसे कि अर्नब गोस्वामी को समय से मिली। अब इसके संदर्भ में हमें ध्यान में रखना होगा कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जो अंडर ट्रायल की समस्या है वो काफ़ी गंभीर है। अंडर ट्रायल्स के तहत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनके मामले की सुनवाई चल रही होती है और उनको किसी अपराध के संदर्भ में दोषी सिद्ध नहीं कर गया होता है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक उसके खिलाफ अपराध सिद्ध ना हो जाए। मात्र आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी अपराधी नहीं कहा जाता, और चूंकि वो दोषी या अपराधी नहीं है तो उसको उस सजा के लिए उस अपराध के लिए सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन भारत में ऐसे बहुत से लोग देखे गए हैं जो अंडर ट्रायल होते हैं, यानी उनके मामले की सुनवाई चल रही होती है और उनके पास इतने साधन नहीं होते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी जमानत करा सके। यानी उनको जिस आरोप में जेल में बंद किया गया है उसका आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, उनको अपराधी अभी तक सिद्ध नहीं घोषित किया गया, बावजूद उसके वो अपने ऊपर लगाए गए आरोप की सजा काट रहे होते हैं, और यह एक प्रकार से उनके मूल अधिकार का उल्लंघन है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वह केवल कुछ लोगों के लिए ही सीमित नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान द्वारा दिया गया मूल अधिकार है, और इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें काम करना होगा, जिसके तहत जो बिना साधन वाले जो लोग हैं वो जमानत याचिका दायर किए जाने के बावजूद अगर वो सालों तक अंडर ट्रायल के रूप में विद्यमान रहते हैं तो वो उनकी स्वतंत्रता के मूल अधिकार के लिए नकारात्मक है, उनकी स्वतंत्रता के मूल अधिकार के विरुद्ध है, और राज्यों को इसके लिए काम किए जाने की जरूरत है। इसके लिए विशेष रूप से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जो जिला न्यायालय होते हैं, उनमें सुधार लाने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आंकड़ों के बारे में बात किया जाए तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार
हाई कोर्ट्स में लगभग 91,000 जमानत याचिकाएं पेंडिंग हैं। वहीं जिला न्यायालयों में लगभग 2 लाख जो हैं बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है। और जब तक बेल एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगी तब तक जो व्यक्ति जेल में है वो जेल में ही रहेगा, भले ही उसको अभी अपराध के संदर्भ में अपराध सिद्धि ना हुई हो। अब इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा आदि के संदर्भ में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो भले ही पदानुक्रम में हायरार्की में एक अधीनस्थ न्यायालय के रूप में गणित किए जाएं, बावजूद इसके नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। और जिला न्यायालयों में सुधार के लिए हमें न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार करना होगा, जिसमें जेल और पुलिस स्टेशनों में भी सुधार की आवश्यकता है। अब इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दिए जाने के संदर्भ में भी कुछ टिप्पणी की हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो आत्महत्या को बढ़ावा देने वाले जो आरोप लगाए गए थे उसके संबंध में जो प्रथम दृष्टया जो प्राइमा फेसी एविडेंस पेश किए गए वो पर्याप्त नहीं थे और इसी के कारण जो है उनको समयबद्ध जमानत मिल गई। लेकिन चूंकि उनकी सुप्रीम कोर्ट जैसे साधनों तक पहुंच थी और वो इस संबंध में प्राइमा फेसी एविडेंस आदि दे भी सके, तो इसी प्रकार का जो त्वरितता जो दिखाई गई, जो एलाक्रिटी दिखाई गई, उसको जो है दूसरे जमानत याचिकाकर्ताओं के संबंध में भी दिखाया जा सके, ऐसा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें इसके संदर्भ में समझने की जरूरत है। अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दल विरोधी प्रावधान के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि एक निर्वाचित सदस्य, क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। दूसरा है कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तीसरा है किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। केवल 1, 2, 3 व 4, केवल 2, 3, 4 व 5, केवल 3, 4 व 5 की उपरोक्त सभी। तो दल विरोधी संबंधी जो प्रावधान जो भारत में 10वीं अनुसूची के तहत संविधान में शामिल किया गया, उसके हिसाब से उसके प्रावधानों के अनुसार इन सभी प्रावधानों के आधार पर किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। तो आज ये अखबार में खबर आई है जिसमें मिजोरम की असेंबली के जो स्पीकर हैं उनके द्वारा एक विधायक जिनका नाम है लल्दू होमा, उनको जो है डिबार कर दिया गया है, उनको जो है निरर्ह घोषित कर दिया गया है, क्योंकि उनको जो है उन पे ये आरोप लगाया गया कि वो जो है इससे पहले जो असेंबली में जो निर्वाचित हुए थे वो इंडिपेंडेंट के रूप में निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में जो है उन्होंने एक राजनीतिक दल के बारे में अपने आप को घोषित किया। उन्होंने खुद को राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में घोषित किया और यह जो है नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि जो जैसा कि हमने आपको नियम के बारे में बताया कि जो अगर मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद या स्वतंत्र सदस्य निर्दलीय या फिर निर्दलीय सदस्य अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और चूंकि वो निर्दलीय घोषित चुनाव में निर्वाचित हुए थे, इसके लिए उनको किसी राजनीतिक दल की सदस्यता अगर वो लेंगे तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब ये जो लल्दू होमा व्यक्ति हैं वो 1988 में पहले एमपी भी बने थे, जिनको एंटी डिफेक्शन लॉ दल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति आप कह सकते हैं, पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो जो संसद में, लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों में जो है अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। अगर हम दल विरोधी
प्रावधान के बारे में बात करें तो ये 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसके तहत जो हमने प्रावधान बताए उसके हिसाब से किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि कोई निर्वाचित सदस्य अपनी मर्जी से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग दे, कोई निर्दलीय इंडिपेंडेंट निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, कोई सदस्य पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट करे या फिर व्हिप जो उसको आज्ञा दी जाती है उसके विरुद्ध खुद को वोटिंग से अलग रखे। इसके अलावा यदि कोई मनोनीत सदस्य है वो 6 महीने समाप्त होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो उसके खिलाफ दल बदल की कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें जो सदन के अध्यक्ष हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दें। हालांकि यदि कोई राजनीतिक दल के लगभग 2/3 विधायक अगर पार्टी से अलग हो जाएं और किसी दूसरे दल में अपना विलय कर लें तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सदन के अध्यक्ष को भी इससे कुछ छूट प्राप्त है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सजा, दंड, दंडादेशों एवं निर्हरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण का अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदलना। परिहार किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया है। तो सत्य कथन हमें पहचानना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 के उपरोक्त सभी। तो क्षमादान शक्ति के संदर्भ में जो पहला और जो दूसरा कथन है वो सही है, तीसरा कथन हमारा गलत है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल 1 और 2। तो आज अखबार में इससे संबंधित खबर आई है जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ महिलाओं को स्पेशल रिमिशन दिया है। इसके संदर्भ में क्षमादान शक्ति चर्चा में आ गई है। अब ये क्या होता है तो देख लेते हैं। तो क्षमा यानी पार्डन का तात्पर्य होता है कि इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है और दोषी की सजा, दंड, दंडादेशों एवं निरअर्हताओं से पूर्णतः उसे मुक्त कर दिया जाता है। अगर हम बात करें कम्यूशन की, कम्यूटेशन या लघुकरण की, तो इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे कि मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। वहीं दूसरी ओर रिमिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं परिहार, यह सजा की अवधि को घटाने की प्रक्रिया है, जैसे कि 2 साल के कठोर कारावास को आप 1 साल के कठोर कारावास में बदल दें। वहीं दूसरी ओर विराम या रेस्पाइट विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करने की प्रक्रिया है, जैसे कि शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था आदि। दूसरी ओर रिप्रीव प्रविलंबन होता है किसी दंड को कुछ समय की टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना ताकि व्यक्ति क्षमा और दूसरे चीज़ों के लिए दया याचिका आदि दायर कर सके। भारतीय संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 और राज्यपाल को 161 प्रावधान के तहत संविधान के अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जायंट मिट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप वेधशाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के एक भाग द्वारा संचालित है। इसकी परिकल्पना 1984 में 1996 के दौरान स्वर्गीय प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के निर्देशन में की गई थी। तो दोनों कथन आप देख लेते हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 कि ना तो 1 ना ही 2। तो सत्य कथन हमें पहचानना है। तो जायंट मिट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप वेधशाला के संदर्भ में ये दोनों के दोनों जो कथन हैं वो सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 1 और 2 दोनों। तो आज जो है जो ये जायंट मिट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोपी जो प्रोजेक्ट है यह काफ़ी चर्चा में आ गया है, क्योंकि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय आप कह सकते हैं सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें अमेरिका आधारित जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स द्वारा इसे इसके कार्यों के लिए इसको मान्यता दी गई है, इसको जो है सराहा गया है।
तो जायंट मिट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी भारत में पुणे, जुन्नार, नारायणगांव के बाद स्थित है और इसकी जो परिकल्पना है वह गोविंद स्वरूप जी द्वारा की गई थी, जो भारत में रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के जनक माने जाते हैं। रेडियो खगोल विज्ञान के उन्हें जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नॉक्टिलुका स्किंटिलन क्या है? नॉक्टिलुका स्किंटिलन क्या है? रात्रि में निकलने वाले जंगली सुअर की एक प्रजाति, पश्चिमी घाट में हाल ही में खोजा गया एक दुर्लभ पौधा, IUCN द्वारा हाल ही में घोषित मकड़ी की नवीन प्रजाति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नॉक्टिलुका स्किंटिलन क्या है? तो वो एक शैवाल की प्रजाति है जो हाल में ही तब चर्चा में आई जब इसको कर्नाटक के समुद्र तट में काफ़ी बड़ी संख्या में देखा गया। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी इसका आंसर होगा। तो यह जो नॉक्टिलुका स्किंटिलेनस है यह सी स्पार्कल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है विशेष प्रकार से एक रात्रि में चमकने की प्रवृत्ति होती है। हालांकि यह जो शैवाल है, यह शैवाल जो खाद्य श्रृंखला है उसके संदर्भ में सकारात्मक नहीं माना जाता, क्योंकि यह बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिससे जो समुद्री जो फूड चेन होती है वह प्रभावित होती है। और अभी हाल में ही कर्नाटक कोस्ट आदि में इसको देखा गया है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। तो नॉक्टिलुका स्किंटिलन क्या है? तो आमतौर पर इसको सी स्पार्कल या समुद्री चमक के रूप में जाना जाता है। ये डाइनोफ्लैजिला की एक प्रजाति है जिसे शैवाल भी कहते हैं, और ये बायोलूमिनस जैसे गुण को प्रदर्शित करती है, जिससे शैवाल में चमकने की प्रवृत्ति देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। अधिकरण या ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था है, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया जाता है। यह विवादों के अधिनिर्णयन, संघर्षरत पक्षों के बीच अधिकारों के निर्धारण, प्रशासनिक निर्णयन, किसी विद्यमान प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा जैसे विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है। भारत के संविधान में अधिकरण का कोई प्रावधान नहीं है। तो केवल एक और दो, 1, 2 और 3 के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिकरण के संदर्भ में पहला और दूसरा कथन तो सही है, हालांकि तीसरा कथन जो है वो गलत है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, केवल 1 और 2। तो ट्राइब्यूनल को आप भारत की व्यवस्था के तहत देख सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर उसके बाद न्यायालयों की विविध श्रृंखलाएं देखी जाती हैं, जिसमें बड़े बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट देखे जाते हैं जो सिविल मामले और क्रिमिनल मामलों के लिए होते हैं। इसमें राज्य के में जिलों के स्तर पर सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और आपराधिक न्यायालय सेशंस कोर्ट आदि देखे जाते हैं। इसी के समान भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में विविध ट्राइब्यूनल्स या अधिकरण की स्थापना की गई है, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर से संबंधित अधिकरण, मोटर एक्सीडेंट से संबंधित अधिकरण, कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा विविध प्रकार के भारत में औद्योगिक न्यायालय, श्रम संबंधी न्यायालय भी काम करते हैं और पारिवारिक न्यायालय भी इसका एक भाग हैं। तो अगर हम ट्राइब्यूनल्स के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बात करें तो अधिकरण का जो प्रावधान था वो मूल संविधान में नहीं था। हालांकि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया, जिसमें 323 ए और 323 बी महत्वपूर्ण हैं। जो 323 ए है वह प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है और जो 323 बी है वो अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है, जिसमें 323 बी के तहत संसद और राज्य विधानमंडल निम्नलिखित विषयों के संबंध में विवादों के अधिनिर्णयन के लिए ट्राइब्यूनल्स की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि कराधान मामले, विदेशी मुद्रा आयात व निर्यात, औद्योगिक श्रम विवाद, भूमि सुधार, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, संसद राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन, खाद्य सामग्री, किराया और किराएदारी अधिकार आदि।
भारत में अगर अधिकरण के उदाहरणों के बारे में देखें तो 323A के अनुसार बहुत सारे हमारे पास प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, जिसमें प्रशासनिक और कर संबंधी विवादों के समाधान के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपीलीय प्राधिकरण, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदि शामिल हैं। इसमें प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण, विविध राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जल विवाद अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आदि महत्वपूर्ण हैं। तो अभी हाल में ही ये तब चर्चा में आ गया जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये आदेश दिया है कि वो भारत में राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग, राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का गठन करे। क्योंकि जो ये अधिकरण होते हैं वो अगर राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, उनकी सेवा शर्तें, उसमें नियुक्त किए जाने वाले लोग अगर राज्य और केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेंगे तो इससे न केवल शक्तियों के पृथकीकरण के जो नियम है उसका उल्लंघन होगा, साथ ही साथ इससे न्यायिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन होगा जो भारत की मूल ढांचे का भाग है। तो ट्राइब्यूनल्स को, अधिकरणों को कार्यपालिका से पृथक स्वतंत्र रूप में स्थापित किया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि ट्राइब्यूनल्स की स्वतंत्र कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय अधिकरण कमीशन आयोग बनाने की जरूरत है। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण है। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह 2 जिलों में विस्तृत है। उद्यान के भीतर कोई मानव आवास स्थल नहीं है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान या डेजर्ट नेशनल पार्क 2 जिलों में है, जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से भी है, लेकिन यह जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र में विद्यमान है, इसलिए संभव नहीं है कि उद्यान के भीतर कोई मानव आवास स्थल ना हो। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1 और 3, सी जो है हमारा आंसर होगा। तो डेजर्ट नेशनल पार्क या डीएनपी जैसलमेर और बाड़मेर के राज्यों में है और यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो यहाँ पे व्यापक रूप में देखी जाती है। हालांकि IUCN द्वारा इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड के दर्जे के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो इसके सबसे हाईएस्ट प्रकार के संरक्षण को दर्शाता है। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत को कुपोषण की छाया से बाहर निकाले जाने के लिए न केवल सार्वजनिक खाद्य कार्यक्रमों के त्वरित सार्वत्रीकरण की आवश्यकता है, साथ ही गुणवत्तापूर्ण खाद्य वस्तुओं के वितरण और सामुदायिक रसोई कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको तत्काल अपनाए जाने की भी आवश्यकता है। भारत में खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की स्थिति को आंकड़ों के साथ स्पष्ट करते हुए चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, तकनीकी मंदी क्या है? तकनीकी मंदी से संबंधित भारत में हालिया घटनाक्रमों को प्रमुख आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करें। 250 शब्द 15 अंक। तो आज की परिचर्चा के आधार पर ये दोनों क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के तहत आज के इस अंक में हमने चर्चा की द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे। अगर आपको बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के विविध पहल इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।